हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी स्टूडेंट अपने डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी के सिलेबस डिस्कशन की वीडियो देख चुके होंगे। आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि आपको डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी के अंदर कितने चैप्टर पढ़ने हैं। तो टोटल इसके अंदर 7 चैप्टर दिए हुए हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है फंडामेंटल नोटेशन। सबसे पहले टॉपिक हम इसके अंदर कवर करेंगे कि आपका इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। सेकंड टॉपिक हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे अपना टॉप डाउन एंड बॉटम डाउन अप्रोच। ये क्या है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है अप्रोच है। इसके बाद अपना थर्ड टॉपिक हम इसके अंदर कवर करेंगे आपका स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना क्यों है। ठीक है, आपका जो डेटा स्ट्रक्चर है ये सब्जेक्ट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, आपके जॉब पर्पस के लिए। जब भी आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपका थर्ड या फिर सेकंड राउंड जो होगा हमेशा डीएसए का राउंड होगा। अब ये डीएसए क्या है, डीएसए क्या है, आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। यानी कि यहाँ पर तो आप डिप्लोमा के अंदर केवल बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे कि डीएसए क्या है और उसके कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। अब इसका एडवांस वर्जन कहाँ पढ़ेंगे, जब आप बीटेक करेंगे तो वहां पर सब्जेक्ट का नाम हो जाता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स आपका दो वर्ड एक साथ कंबाइन है। इसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर एक टर्म है और आपका एल्गोरिथम आपका एक अलग टर्म है। ठीक है, अब एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम क्या होता है, आपके कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप दिए जाते हैं। किसके लिए, आपको किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो क्या कह सकते हैं, आपका एल्गोरिथम क्या है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू सोल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब डीएस क्या है, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है। तो डेटा स्ट्रक्चर भी आपका दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। पहला क्या है आपका डेटा और दूसरा क्या है आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डेटा किसे कहते हैं, कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स। क्या रहता है आपका, कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स, कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स। तो आप क्या कह सकते हैं, डेटा कह सकते हैं। अब रो फैक्ट्स क्या होते हैं, यानी कि वो डाटा जिसका कोई भी क्या हो, कोई पर्टिकुलर मीनिंग ना हो, उसे आप क्या कह सकते हैं, रो फैक्ट्स कह सकते हैं। अब रो फैक्ट्स के अंदर क्या क्या आ सकता है, रो फैक्ट्स के अंदर आपको कोई भी नंबर आ सकते हैं, कोई अल्फाबेट आ सकता है, मेजरमेंट आ सकता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर क्या है, जो भी आपका ये डेटा है आप क्या करते हैं, इस डेटा को किसी भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में अरेंज करना चाहेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, आप एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं, आपको कुछ नंबर प्रोवाइड है 1, 3, 2, 5 एंड 4। आप ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, आप इन नंबर्स को क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर अरेंज कर सकते हैं। कैसे, या तो ये जो आप नंबर हैं आप इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं या फिर डिसअसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जब भी आप इस डाटा को एक्सेस करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको टाइम बहुत ज्यादा कम रहेगा। क्यों, क्योंकि वो डाटा क्या रहेगा, आप एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर क्या रहेगा, अरेंज रहेगा। तो यदि आप इन नंबर क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे आप इसे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। यदि आप इन्हीं नंबर को क्या करेंगे, इस असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर के थ्रू हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डेटा होगा आप उसे क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर अरेंज करेंगे। अब हम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास कितने टाइप के डेटा स्ट्रक्चर हैं जिनके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर हैं, जैसे आपका एरे है, लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है, ग्राफ है, ट्री है। ये सब क्या है, आपके डेटा स्ट्रक्चर हैं जिनके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप अपने डेटा को एक पर्टिकुलर मैनर में स्टोर कर सकते हैं। अब किस टाइम पर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है, तो जैसे जैसे आपके डेटा स्ट्रक्चर आते रहेंगे, जैसे पहले आपका सेकंड चैप्टर आपका एरे आएगा तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको एरे क्यों पढ़ना है। फिर उसके बाद लिंक लिस्ट, स्टैक, ग्राफ, इस तरीके से सारे चैप्टर आते रहेंगे। तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर क्यों यूज किया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी आपके डेटा स्ट्रक्चर की। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एक आपका ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप अपने डेटा को एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा, आपके डेटा क्या होगी, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब इसके प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। डेटा स्ट्रक्चर क्या है, कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए और उसे मैनिपुलेट करने का क्या है, आपका एक ऑर्गेनाइज्ड एंड
इफेक्टिव यानी कि इफिशिएंट क्या है आपका तरीका, क्या है आपका डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए आपका क्या है, आपका एक ऑर्गेनाइज्ड और इफिशिएंट तरीका है, ताकि इसका प्रभावी ढंग से यूज किया जा सके। इसका फायदा क्या होगा, जब भी आपको इस डेटा की जरूरत होगी तो आप इसे एक इफेक्टिव मैनर में क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, जो आपका डेटा स्ट्रक्चर है, जो इसके एलिमेंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये डेटा स्ट्रक्चर में यूज किया असेंडिंग ऑर्डर, तो इसके अंदर डेटा एलिमेंट क्या है, 1 2 3 का आपके डेटा एलिमेंट्स है। ये डेटा एलिमेंट आपस में एक प्रकार से कैसे रिलेशनशिप में उसको रिप्रेजेंट करता है, क्या है आपका डेटा स्ट्रक्चर डेटा एलिमेंट के बीच रिलेशनशिप को प्रदर्शित करता है, उन्हें कैसे अरेंज किया गया यानी कि उन्हें कैसे व्यवस्थित किया गया है, तथा उनसे कैसे एक्सेस किया जा सकता है और उन्हें कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है, ये सब आपको कौन बताता है, आपको डेटा स्ट्रक्चर बताता है। तो ये सब्जेक्ट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने पहले से सी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी है, अच्छे से आपको कंसेप्ट उसे क्लियर नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग की कंसेप्ट भी बिल्कुल एकदम डिटेल में कराऊंगा, जिससे आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। अब यदि आपसे मैं पूछूं कि आप जब यदि आप बीटेक के अंदर जाएंगे तो सब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर डीएसए आपको किस लैंग्वेज से कराएंगे या फिर हमें करना होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप डीएसए किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज से कर सकते हैं, वो आपके प्रेफरेंस है कि आप डीएसए को जावा से भी कर सकते हैं, सी प्लस प्लस से भी कर सकते हैं और पाइथन से भी कर सकते हैं, यानी कि जो लैंग्वेज आपको अच्छे से आती है आप उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप अपने डीएसए को कंप्लीट कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे, क्या सर यदि हम डीएसए कर लेंगे तो क्या इसके बेस पे हमारी जॉब लग जाएगी? नहीं, आपको डीएसए के साथ साथ कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज भी बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यदि आपको वेब डेवलपमेंट आता है, उसके बाद भी क्या है, आपको डीएसए कंसेप्ट अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, यदि आपने जावा सीखी है तो वो भी आपके लिए एक अच्छा है। ऐसा नहीं कि केवल आप डीएसए करके ही आप जॉब को पा सकते हैं, लेकिन हाँ ये आपके जॉब पर्पस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? जब भी आप किसी भी इंटरव्यू के अंदर जाएंगे तो आपका सेकंड या फिर थर्ड राउंड हमेशा किसका होगा, आपके डीएसए का होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहले आपका डेटा स्ट्रक्चर क्या है। डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप अपने डाटा को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, मैनिपुलेट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, किसके अंदर, एक आपका ऑर्गेनाइज्ड वे में। इससे क्या होगा, आप अपने डेटा को इफेक्टिवली क्या कर सकते हैं, वहां पर यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या करता है, आपको जो डेटा स्ट्रक्चर है आपका डिफाइन करता है कि जो आपके एलिमेंट्स हैं उनके एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्ट। क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्ट। तो यहाँ पर हमारे पास दो मेन अप्रोच है। पहला क्या है आपका टॉप डाउन अप्रोच, दूसरा क्या है आपका बॉटम अप अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। तो टॉप डाउन अप्रोच में क्या होगा कि टॉप डाउन अप्रोच में जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आपको पता होगी, आप उस प्रॉब्लम क्या करेंगे, फिर कुछ सब मॉड्यूल्स के अंदर उसको डिवाइड कर देंगे और मॉड्यूल्स को तब तक डिवाइड करते रहेंगे तब तक वो कैसे ना हो जाए, एक मैनेजेबल पार्ट में ना आ जाए। यानी कि अपने मॉड्यूल को इस प्रकार से डिवाइड कर दिया गया है कि आप जो आपका सबसे लोएस्ट लेवल पर मॉड्यूल है आप उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो बॉटम अप आपके टॉप डाउन अप्रोच क्या है, सबसे पहले आपको मेन प्रॉब्लम्स पता होती है, आप क्या करते हैं उस मेन प्रॉब्लम क्या कर सकते हैं, कुछ सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड करते हैं, उन सब प्रॉब्लम्स को बाद में आप सोल्व करते हैं, किसके लिए, आपको अपने पर्टिकुलर गोल के ऊपर पहुंचने के लिए। तो क्या है, द टॉप डाउन अप्रोच इज अ वे टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। ये भी क्या है आपका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्ट है, बाय स्टार्टिंग विद अ बिग पिक्चर और ओवरऑल आइडिया। मैंने आपको बताया था कहां से स्टार्ट करना है, आपको कोई भी आपका बिग पिक्चर यानी कि आपका पूरा आपको पता होगा कि आपकी प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, या फिर ओवरऑल आइडिया आपकी प्रॉब्लम्स का है क्या, एंड देन ब्रेक डाउन इनटू इट स्मॉलर। आप क्या करेंगे, फिर इस प्रॉब्लम को आप क्या करेंगे, ब्रेक डाउन किसमें करेंगे, आप अपने स्मॉलर पार्ट में करेंगे, और कब तक डिवाइड करते रहेंगे, जब तक वो कैसे पार्ट में ना डिवाइड हो जाए, आपके एक मैनेजेबल पार्ट के अंदर डिवाइड ना हो जाए। ठीक है, अब हिंदी में भी देख लीजिए क्या है आपका टॉप डाउन अप्रोच, क्या है, एक तरीका है जिसमें समस्या को हल करने के लिए पहले बड़ी इमेज या फिर ओवरऑल आइडिया से शुरुआत की जाती है। यानी कि यहाँ पर आपको आइडिया होता है कि आपकी मेन प्रॉब्लम है क्या, बस क्या करना है आपको उस मेन प्रॉब्लम क्या करना है, कुछ छोटे छोटे सब मॉड्यूल के अंदर डिवाइड कर देना है। मॉड्यूल को आपको तब तक डिवाइड करते रहना जब तक वो किस में ना आ जाए, आपके एक मैनेजेबल पार्ट के अंदर ना आ जाए। बाद में क्या करेंगे, उनको हम कंबाइन करते हैं, जिससे क्या होगा, आप अपने फाइनल रिजल्ट के ऊपर जा सकते हैं। और फिर उन छोटे छोटे
अधिक मैनेजेबल भागों में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ की पॉइंट लिखे हैं जिनके थ्रू आप अपने टॉप डाउन अप्रोच को बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, आइडेंटिफाई द मेन गोल। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, जब आपको अपनी प्रॉब्लम्स पता लग जाएगी तो आप क्या करेंगे, ब्रेक इट डाउन, क्या करेंगे उसको, अब क्या करेंगे कुछ सब मॉड्यूल्स के अंदर क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। रिफाइन ईच पार्ट, जितने भी आपने सब मॉड्यूल के अंदर उसको डिवाइड किया है, आप प्रत्येक मॉड्यूल क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे और चेक करेंगे। इसके बाद इंप्लीमेंट स्टेप बाय स्टेप, यानी कि जब आपने अपने प्रॉब्लम्स को सब मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर लिया है और सारे जो आपने मॉड्यूल डिवाइड किए वो कैसे मैनेजेबल है, तो आप क्या करेंगे, आप उनको स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, अब इंप्लीमेंट करेंगे। इसको मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूं जो बिल्कुल आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए कि आपका टॉप डाउन अप्रोच है क्या। याद रखना कि जब आपका टॉप डाउन अप्रोच है, आपको ऊपर से स्टार्ट करना है और उसे नीचे की तरफ ले जाना है। ठीक है ना, ये एग्जांपल आप देखिए। सर यहाँ पर क्या है, आपका रेलवे रिजर्वेशन है। इसका मतलब क्या है कि आपको कोई टिकट बुक करना है, तो ये क्या है, आपकी मेन प्रॉब्लम है। अब जब आप ट्रेन का टिकट बुक करते हैं, क्या डायरेक्टली जाकर किसी भी टिकट के ऊपर क्लिक करके उसको बुक कर लेते हैं? नहीं, क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी आपका टिकट है, ये क्या है, आपका मेन प्रॉब्लम क्या करना है कि आपको कुछ नंबर ऑफ टिकट क्या करने हैं, बुक करने हैं, यानी कि रिजर्वेशन करना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले आप देखते हैं ट्रेन, कि आपको किस ट्रेन के थ्रू जाना है। आपने एक मॉड्यूल के अंदर डिवाइड कर दिया। इसके बाद आप किस स्टेशन से अपने ट्रेन को पकड़ेंगे, यानी कि जो आपकी ट्रेन है वो किस किस स्टेशन से होकर जाएगी और आपको वहां पर किस ट्रेन के थ्रू, यानी किस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको वहां पर जाना है। इसके बाद नंबर ऑफ पैसेंजर, क्या जिस टिकट को आप बुक करने जा रहे हैं क्या उसके लिए सीट खाली है या नहीं। यदि ऐसा हुआ कि जो आप टिकट बुक करना चाह रहे हैं वो पहले से अवेलेबल नहीं है, तो क्या आप सीट बुक कर पाएंगे? नहीं। तो इसके बाद क्या करेंगे, फिर से आप एक नए मॉड्यूल के अंदर, यदि आपकी सीट खाली है तो आप क्या करेंगे, आप अपने टिकट को बुक कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया, सबसे पहले क्या था, आपके पास मेन प्रॉब्लम थी। मेन प्रॉब्लम आपके पास क्या थी कि क्या करना है, आपको एक टिकट क्या करना है, रिजर्वेशन करना है। तो ये क्या है, आपकी मेन प्रॉब्लम, यानी कि आपको याद रखना है कि जो आपकी टॉप डाउन अप्रोच होगी तो उसमें क्या है, आपको मेन प्रॉब्लम के बारे में पता होता है। तो अब क्या करते हैं, उसके बाद अपनी प्रॉब्लम क्या करते हैं, कुछ मेन सब मॉड्यूल के अंदर डिवाइड करते हैं। जैसे हमने ये तो पता है कि हमें रेल का टिकट बुक करना है, लेकिन क्या हमें पता है कि हमें किस ट्रेन के अंदर जाना है, किस ट्रेन से हमें जाना है। तो ये क्या है, हमारी पहला सब मॉड्यूल। किस स्टेशन से जाना है, दूसरा सब मॉड्यूल। कितने नंबर ऑफ पैसेंजर उसके अंदर बैठे हुए हैं, क्या हमें पता है कि उसके अंदर सीट अवेलेबल है या फिर नहीं है, ये क्या आपका थर्ड मॉड्यूल। ये क्या है, फिर इसके बाद क्या है, आपका फोर्थ मॉड्यूल। यहाँ पर क्या करेंगे, आप अपने टिकट को बुक करेंगे। इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से और मैं आपको समझाता हूं, जिससे आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए क्या है कि आपके सेमेस्टर एग्जाम आने वाले, ठीक है, ये क्या है, आपकी मेन प्रॉब्लम है। और इसके लिए आपको केवल कितना टाइम है, आपके पास 1 मंथ का टाइम है। कितना है आपके पास, केवल 1 मंथ का टाइम है। तो आप क्या करते हैं, आप अपने सब्जेक्ट को क्या है, कुछ सब डेज के अंदर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको डीएस पढ़ना है, कितने डेज, 5 डेज। ऐसे आपने क्या करा, इसके बाद जो इस सेम के अंदर आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ेंगे, क्या है आपका डीसीसीएन पढ़ेंगे, ये आपका सेकंड सब्जेक्ट है। इसको भी क्या करेंगे, आप अपने 5 दिन के अंदर इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फिर से आपका क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी आपका एक सब्जेक्ट है। सपोज इसको आपको कवर करने के लिए कितने लग रहे हैं, 10 डेज लग रहे हैं। ठीक है, टोटल डेज कितने हो गए अभी आपके 20। तो आपके पास कितने डेज खाली हैं, अभी 10 डेज खाली हैं। इसके बाद क्या है, आपके पास मैथ भी है। तो सपोज कीजिए फिर से आपको मैथ को कवर करने के लिए एटलीस्ट सपोज कीजिए 5 डेज ले रहे हैं। क्या 5 डेज के अंदर अपने सब्जेक्ट का रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे। इसके बाद कोई एक अपना एक सब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे क्या है आपका एनवायरमेंट स्टडी। इसको भी आपको कंप्लीट करने के लिए कितने डेज लेंगे, 5 डेज लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है, आपका सेमेस्टर एग्जाम। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको टाइम कितना है, केवल आपका 1 मंथ का आपका टाइम है। तो आपने क्या किया, ऐसे नहीं है कि आप 1 मंथ तक केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहेंगे। यदि आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहेंगे तो बाकी सब्जेक्ट का कवर करेंगे। तो आपने क्या किया, आपको 1 मंथ हो गया है, कुछ सब पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड कर दिया कि आप क्या करेंगे, 5 दिन तो आप अपना डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आप 5 दिन आप क्या करेंगे, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ेंगे,
आप 10 डेज क्या पढ़ेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। आप 5 डेज में आप अपने क्या करेंगे, मैथ थर्ड का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। और उसके बाद 5 डेज आप क्या करेंगे, आप अपना एनवायरमेंट स्टडीज पढ़ेंगे। तो आपने क्या किया है कि आपकी जो मेन प्रॉब्लम थी आपने सब मॉड्यूल के अंदर डिवाइड कर दिया है। आपने सब मॉड्यूल के अंदर डिवाइड कर दिया है तो उससे क्या है कि आप अपने प्रॉब्लम के फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंच गए। ठीक है, लेकिन याद रखना है कि जो आपका टॉप डाउन अप्रोच है, यदि आपकी प्रॉब्लम सोल्व छोटी है उसके लिए अच्छी है, लेकिन यदि आपके प्रॉब्लम का साइज क्या है, बड़ा है, तो ये आपके लिए एक सफिशिएंट यानी कि या इफेक्टिव मान लीजिए कि आपका इफेक्टिव मेथड नहीं है। किसके लिए, जब आपके प्रॉब्लम का साइज कैसा होगा, बड़ा होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका टॉप डाउन अप्रोच है क्या। हम ऐसे क्या करते हैं, इसे हम टॉप से बॉटम की तरफ क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखिए टॉप से हमने स्टार्ट किया, उसे बॉटम की तरफ स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया। इसके बाद देखते हैं बॉटम अप अप्रोच क्या है। तो टॉप डाउन अप्रोच में क्या था कि हम अपनी प्रॉब्लम यानी कि यहाँ पर आपको मेन प्रॉब्लम पता होती थी और उस मेन प्रॉब्लम को हम क्या करते थे, कुछ सब मॉड्यूल के अंदर डिवाइड करते थे। लेकिन जो आपका बॉटम अप अप्रोच है ये आपका जस्ट अपोजिट है किसका, आपका टॉप डाउन अप्रोच का। यहाँ पर क्या है कि हम सबसे पहले छोटे छोटे सब मॉड्यूल को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं और उन्हें फिर क्या करते हैं, असेंबल करते हैं। असेंबल करने के बाद क्या करते हैं, फिर हम अपने फाइनल आउटपुट तक पहुंच पाते हैं। यानी कि आपका टॉप डाउन अप्रोच के अंदर आपको अपनी प्रॉब्लम पता होती है, लेकिन आपकी बॉटम अप अप्रोच के अंदर आपको अपनी मेन प्रॉब्लम नहीं पता होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपकी टॉप डाउन अप्रोच है उसमें आपको गोल के बारे में पता होता है, लेकिन जो आपकी बॉटम अप अप्रोच है उसके में आपको अपने गोल के बारे में पता नहीं होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब भी आप टॉप डाउन अप्रोच करेंगे तो क्या करेंगे, आप अपनी मेन प्रॉब्लम को कुछ सब मॉड्यूल्स यानी कुछ छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। लेकिन जो आपकी बॉटम अप अप्रोच है, पहले आप छोटे छोटे सब मॉड्यूल को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तब आप अपने फाइनल आउटपुट तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो क्या है, द टॉप डाउन अप्रोच एक तरीका है जिसमें समस्या को हल करने के लिए या डिजाइन करने के लिए सबसे पहले क्या है, आपके बेसिक छोटे छोटे हिस्सों से शुरुआत की जाती है। यहाँ पर क्या करेंगे, आप अपने छोटे छोटे हिस्सों से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे उन्हें जोड़कर पूरे सिस्टम या फिर सॉल्यूशन का निर्माण किया जाता है। फिर क्या करेंगे, आप जो अपने छोटे छोटे सब मॉड्यूल हैं पहले आप उन्हें सोल्व करते रहेंगे, उन्हें कंबाइन करते रहेंगे। क्या होगा, जिससे क्या होगा, आप अपने फाइनल सॉल्यूशन तक वहां पर पहुंच जाएंगे। तो जैसे आपके टॉप डाउन अप्रोच के कुछ स्टेप्स थे, ऐसे आपके क्या है, आपके बॉटम अप अप्रोच के भी स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप आप क्या होगा, स्टार्ट विद बेसिक्स, यानी कि आप जो आपका सबसे छोटे मॉड्यूल्स होंगे आप वहां से प्रॉब्लम को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद सेकंड क्या करेंगे, बिल्ड अपवर्ड। अब जैसे आपके ये कुछ छोटे छोटे मॉड्यूल्स दिए हुए, या आपको सपोज कीजिए 4 मॉड्यूल्स दिए हुए, सबसे पहले आप इस मॉड्यूल को सोल्व करेंगे, फिर इस मॉड्यूल को सोल्व करेंगे, फिर करेंगे बिल्ड अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि इसको बिल्ड करेंगे इसमें अपने अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, यानी कि इन दोनों को कंबाइन करके क्या करना है, बना देंगे हम एक और मॉड्यूल बना देंगे। ठीक है, अब ऐसे इन दोनों प्रॉब्लम को सोल्व करके हम एक और मॉड्यूल बना देंगे। ठीक है, अब इन दोनों प्रॉब्लम को भी सोल्व करके हम क्या बना देंगे, एक अपना फाइनल मॉड्यूल बना देंगे। इस तरीके से क्या करता है आपका बॉटम अप अप्रोच काम करता है। सबसे पहले क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है किससे, विद बेसिक से। आपको छोटे छोटे मॉड्यूल से स्टार्ट करना है बिल्ड अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि आपको कैसे बनाना है, इसे अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर बिल्ड करते जाना है। इसके बाद इंटीग्रेट एंड असेंबल, आप क्या करेंगे, इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे और असेंबल कर देंगे। इसके बाद टेस्ट एंड डिफाइन, जो भी आपका ये नए मॉड्यूल बनेंगे आप इन्हें टेस्ट करेंगे, यदि इनके अंदर कोई मतलब इशू रहेगा या फिर आपको सही नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, उसके अंदर उसको टेस्ट करके रिफाइन कर देंगे, यानी उसको फिर से ठीक कर देंगे। आपको समझ में आएगा, आपको 4 स्टेप है इसके अंदर भी। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करना है, फिर अपर डायरेक्शन के अंदर बिल्ड करना है, नेक्स्ट पॉइंट इंटीग्रेट एंड असेंबल, और फोर्थ पॉइंट आपका टेस्ट एंड डिफाइन। आपको समझ में आ गया, आप इसको भी एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो ये डायग्राम आपका दिया हुआ है। सपोज कीजिए कि आपको अपने कॉलेज के अंदर अपनी रैंक देखनी है कि आपके कॉलेज के अंदर आपकी रैंक कितनी आई है। क्या आप एग्जाम देने के तुरंत बाद बता सकते हैं कि आपकी रैंक कितनी आएगी? नहीं बता सकते ना। यदि जैसे अभी आपने पिछले अभी 4th सेम के एग्जाम, थर्ड सेम ने आपने अभी 2nd सेम के भी एग्जाम दिए होंगे, ठीक है। तब जब 2nd सेम के एग्जाम दिए, क्या मैं अभी आपसे पूछूं कि आपके टोटल कितनी परसेंटेज आ सकती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना। तो यहां पर आपको मेन प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं होता है।
तो आपकी जो रैंक है वो कैसे कैसे बनेगी इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जो आपने एग्जाम दिए होंगे उसके कुछ प्रैक्टिकल भी हुए होंगे तो उनके प्रैक्टिकल के आपके मार्क्स जुड़ेंगे। कुछ आपने वहां पर बोर्ड के एग्जाम भी दिए हुए होंगे, बोर्ड के एग्जाम दिए होंगे तो कितने नंबर का होता है आपका, 50 नंबर का होता है। आप उसमें से जितने मार्क्स भी लेकर आएंगे तो आपके प्रैक्टिकल और बोर्ड के मार्क्स एक साथ कैलकुलेट किए जाएंगे, फिर क्या किया जाएगा, उनको इंटीग्रेट किया जाएगा, तो ये क्या है, आपके मार्क्स निकल जाएंगे। क्या आपको इन्हीं के बेस पर आपकी परसेंटेज बनती है? नहीं। कुछ मार्क्स कैसे रहते हैं जो आपको किसकी तरफ से मिलते हैं, आपको स्पोर्ट्स की तरफ से भी मिलते हैं। तो आपने क्या करा, पहले इन दोनों कंबाइन कर लिया, अब असेंबल कर दिया किसको, आपके ये तो क्या है आपके किसका, थ्योरी एंड किसका, प्रैक्टिकल के मार्क्स है। अब ये क्या है, जो आपको कॉलेज की तरफ से स्पोर्ट्स के मार्क्स दिए, कितने मार्क्स दिए जाते हैं आपको पता होगा, कितने मार्क्स दिए जाते हैं आपको, हर बार 30 मार्क्स आपको दिए जाते हैं, ठीक है, 30 मार्क्स आपको हर बार देते हैं। तो अब क्या करेंगे, जितने आपके थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के मार्क्स थे, उसके बाद जो आपको किसमें आपको स्पोर्ट्स के मार्क्स दिए गए, इन दोनों को कैलकुलेट करके क्या होगा, आपकी टोटल क्या निकलेगी, यहाँ पर आपकी टोटल परसेंटेज यानी कि आपकी रैंक कैलकुलेट होगी। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने सबसे पहले छोटे छोटे मॉड्यूल्स को कैलकुलेट किया है। क्यों सबसे पहले हम एग्जाम देंगे, भाई एग्जाम देंगे तभी तो हमें पता लगेगा कि हम कितनी परसेंटेज को गेन कर पाए। हम डायरेक्टली तो नहीं बता सकते बिगर एग्जाम दे कि हमारी इतनी परसेंटेज आने वाली है, नहीं बता सकते ना। तो ऐसे इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम एग्जाम देंगे, उसके बाद अपने प्रैक्टिकल देंगे, इन दोनों का एक साथ असाइन कर देंगे, असेंबल कर देंगे, ठीक है। असेंबल करने के बाद कुछ नंबर हमें कॉलेज की तरफ से मिलते हैं जिन्हें स्पोर्ट्स के मार्क्स कहते हैं, इन दोनों कैलकुलेट करके फिर क्या है आपकी टोटल रैंक निकाली जाती है। तो हमने कैसे किया है, यहाँ पर हमने नीचे से ऊपर की तरफ सोल्व किया, ठीक है। बिल्ड कैसे किया है हमने, इसे अपवर्ड डायरेक्शन में किया, वहां पर क्या है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में करते हैं, यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि आपको टॉप डाउन अप्रोच क्या है और आपकी बॉटम अप्रोच क्या है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप डाउन अप्रोच और लिखा हुआ है ये आपका बॉटम अप अप्रोच, ठीक है, ठीक है। जो आपकी टॉप डाउन अप्रोच है उसमें क्या है, आपकी जो मेन प्रॉब्लम होती है उसे कुछ सब प्रॉब्लम के अंदर कुछ स्मॉल पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड कर दिया जाता है। इन दिस अप्रोच द प्रॉब्लम इज ब्रोक डाउन इनटू स्मॉल पार्ट्स, यानी कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसे क्या है स्मॉल पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन इन दिस अप्रोच द स्मॉलर प्रॉब्लम आर सोल्व, सबसे पहले इसमें स्मॉलर प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है, उसके बाद क्या है उसको असेंबल किया जाता है। और जो आपकी टॉप डाउन अप्रोच है ये कहां पर फॉलो की जाती है सबसे ज्यादा, है जो भी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। कौन कौन सी आपकी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सबसे पहले आपका सी है, उसके बाद क्या है कोबाल है, उसके बाद क्या है आपका फोर्टान है, ये सब क्या है आपकी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब जो आपकी बॉटम अप अप्रोच है ये कहां पर यूज की जाती है, जो आपकी बॉटम अप अप्रोच है आप इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं। तो कौन कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप सभी को पता होगा सी प्लस प्लस, जावा एंड पाइथन। यानी कि इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसका यूज कहां पर किया जाता है, ठीक है। आपके मॉड्यूल्स एंड डीबगिंग कोड की डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए इसका जनरली यूज किया जाता है, किसका, आपका टॉप डाउन अप्रोच का, यानी कि इट इज जनरली यूज्ड विद डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मॉड्यूल एंड डीबगिंग कोड, यानी कि डीबगिंग कोड और मॉड्यूल्स की डॉक्यूमेंटेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। अब ये कहां पर, यानी कि जो कि बॉटम अप्रोच है इसका यूज कहां पर करते हैं, इसका यूज कहां पर करते हैं, आप अपने टेस्टिंग मॉड्यूल के अंदर इसका यूज कर सकते हैं। इट इज यूज इन टेस्टिंग मॉड्यूल, कहां पर यूज की जाती है, आपके टेस्टिंग मॉड्यूल के अंदर ये यूज की जाती है। अब जो आपकी टॉप डाउन अप्रोच है, जब हम अपनी मेन प्रॉब्लम कुछ सब प्रॉब्लम के अंदर डिवाइड करते हैं, आप सपोज कीजिए आपने कुछ मॉड्यूल्स के अंदर उसको डिवाइड किया है, मान लीजिए ये आपकी मेन प्रॉब्लम है, आपने इस प्रॉब्लम को इन दो मॉड्यूल के अंदर डिवाइड किया है। तो ये जो दो मॉड्यूल हैं आपके एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते, यानी कि इट डज नॉट रिक्वायर कम्युनिकेशन बिटवीन द मॉड्यूल, यानी कि जो आपके ये मॉड्यूल 1 है और 2 है आपस में इन्हें कोई भी कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपका बॉटम अप्रोच है वहां पर क्या है मॉड्यूल आपस में कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जो आपने यहाँ पर अभी बनाया था, जो आपके प्रैक्टिकल मार्क्स हैं और थ्योरी मार्क्स हैं ये दोनों आपस में कंबाइंड तो होंगे ना, इसका मतलब जब कंबाइंड होंगे तो क्या होगा, दूसरे से कम्युनिकेट भी यहाँ पर कम्युनिकेशन होगा, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर लिखा हुआ पॉइंट इट रिक्वायर रिलेटिवली मोर कम्युनिकेशन बिटवीन द मॉड्यूल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट कंटेन रिडंडेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि जो आपका टॉप डाउन अप्रोच है, रिडंडेंट का मतलब क्या होता है, कुछ अनावश्यक इंफॉर्मेशन, यानी कि जिससे कोई यूज नहीं है, यानी कि टॉप डाउन अप्रोच आपकी कुछ अनावश्यक इंफॉर्मेशन भी रखती है। और जो आपकी बॉटम अप्रोच है इट डज नॉट कंटेन रिडंडेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि ये आपकी कोई भी अनावश्यक
इंफॉर्मेशन नहीं रखती है। स्टूडेंट हिंदी वाले आप इसको प्रीफर कर सकते हैं, बिल्कुल सेम पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है क्या? मैंने अभी आपको क्या बताया था, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जो क्या करती हैं, आपका टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करती हैं। किसको? टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करती हैं। तो टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, पहले आप अपने मेन प्रॉब्लम को कुछ सब प्रॉब्लम के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब फिर सब प्रॉब्लम्स को आप क्या करते हैं, फिर पर्टिकुलर सब प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं, जिससे क्या कर सकें, आप अपने फाइनल आउटपुट तक जा सकें। लेकिन टॉप डाउन अप्रोच को कौन कौन सी लैंग्वेज यूज कर सकती है? तो आपको बताया था मैंने, जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कौन कौन सी है, मैंने आपको बताया था सी भी है और कोबाल भी है, और ऐसे ही आपकी फोटान भी है। यानी कि ये वो लैंग्वेज जो क्या करती हैं, आपकी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या करती हैं, सपोर्ट करते हैं। याद रखेंगे, जो आपसे पूछा है कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती हैं जो टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करती हैं। अब टॉप डाउन अप्रोच क्या है, मैंने अभी आपको पीछे बता दिया, फिर भी एक बार बता देता हूं। जो आपकी टॉप डाउन अप्रोच है उसमें आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है, कुछ सब प्रॉब्लम के अंदर डिवाइड किया जाता है, और फिर सब प्रॉब्लम को एक क्या है, एक के बाद एक उनको सोल्व किया जाता है, जिससे क्या कर सके, आप अपने फाइनल आउटपुट तक पहुंच सके। अब कौन कौन सी लैंग्वेज है जो आपकी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती हैं, तो आपके सी है, कोबाल है, फोटान है, और बहुत सारी लैंग्वेज हैं जो क्या करती हैं, आपके स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को यूज करती हैं। ठीक है, अब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को यूज करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ठीक है, जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, ये क्या है, आपको जो प्रोग्रामर होता है, जो कोड लिखा जाता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, उसको समझना बहुत ज्यादा आसान होता है। We use structured programming because it enable the programmer to understand the program easily। ठीक है, जो आपका प्रोग्रामर है उसको प्रोग्राम को समझना बहुत ज्यादा आसान होता है यदि आपका प्रोग्राम किस में लिखा हुआ है, आपका स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर लिखा हुआ है। मान लीजिए कि आपने एक कोड लिखा है, इस कोड के अंदर क्या है, आपकी 100 लाइन है। ठीक है, आपकी 100 लाइन के अंदर क्या है, आपकी एक एरर भी है। यदि आपने वहां पर क्या है, आपका स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट का यूज किया है, तो आप उस एरर को आसानी से फाउंड आउट कर सकते हैं। क्यों आसानी से फाउंड आउट कर सकते हैं? क्योंकि हम वहां पर पूरे कोड को एक बार में नहीं लिखते हैं, क्या कर सकते हैं, उसको कुछ सब मॉड्यूल्स के अंदर लिखते हैं। तो जिस भी मॉड्यूल्स के अंदर वो एरर होगी, आप उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं और वहां पर जाकर उसको ठीक कर सकते हैं। किसमें कंसेप्ट है? केवल आपका स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, इफ अ प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 1000 ऑफ लाइन, यानी कि जो आपका प्रोग्राम है उसके अंदर हजारों लाइन्स हैं, एंड एन एरर अकर, उसके अंदर एक एरर भी आई है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द एरर, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है कि उसके एरर को ढूंढ पाना इन द होल प्रोग्राम, बट द स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग वी कैन इजीली डिटेक्ट, लेकिन यदि हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं तो उस एरर को हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, एंड देन गो टू द लोकेशन, और उस लोकेशन के ऊपर जा सकते हैं जहां पर वो एरर है, एंड करेक्ट इट, और क्या कर सकते हैं, उसे सही कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि आपको स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग आपके लिए क्यों जरूरी है। यदि आपने बहुत ज्यादा कोड है, यानी कि कोड के अंदर कई हजार लाइनें लिखी हुई हैं, तो आपको उसके अंदर कोई एक सिंगल एरर है, आपको उसको ढूंढना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। लेकिन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या करती है, आपके जो प्रोग्राम्स है, यानी कि जो नंबर ऑफ लाइन कोड्स है, उसके कुछ सब मतलब उसके कुछ अलग पोर्शन बना देगी कि इसके अंदर किसी के 50 लाइन, किसी दूसरा 50 लाइन, इस तरीके से। अब जहां पर भी वो आपकी एरर होगी, आप डायरेक्टली वहां पर जाकर स्विच कर सकते हैं, उस एरर को जाके ठीक कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के आपके 3 मेन यूजेस हैं। कौन कौन से? सबसे पहला यूजेस है इसका, इट अनेबल प्रोग्रामर टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम इजीली। यदि आप स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का यूज करेंगे तो प्रोग्रामर जो है उसको प्रोग्राम को समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। सेकंड जो इसका यूज है, इसमें क्या है, यदि आपके प्रोग्राम के अंदर कोई भी एरर आ जाती है तो उसको डिटेक्ट करना और उस लोकेशन पर जाकर उसको ठीक करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। ये क्या है, इसका सेकंड यूज है। इसका थर्ड यूज क्या है, सेव टाइम। ये क्या करती है, आपके टाइम को भी सेव करती है। मान लीजिए कि यदि आप स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का नहीं यूज करते हैं तो आप क्या करेंगे, आपके कोड में कोई 1000 लाइन, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी 1000 लाइन को चेक करेंगे। अब 1000 जब आप इनको लाइन को चेक करेंगे तो वहां पर क्या होगा, आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो इससे अच्छा क्या है कि आप अपना स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को यूज कीजिए, वहां पर क्या होगा, आप अपने प्रोग्राम को कुछ सब मॉड्यूल्स के अंदर वहां पर डिवाइड कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया हो, कि आपको समझ में आया हो कि आपको डीएस पढ़ना क्यों है और बेसिकली डीएस है क्या। इसके बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्ट भी समझ में आ गए, आपको कौन कौन से प्रोग्रामिंग मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्ट है, आपको 2 पढ़ने हैं। कौन सा?
टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप्रोच, ये आपको दोनों अच्छी समझ में आ गया होगा। आपको इन दोनों का डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा और आपको स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट आप किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हैं उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।